नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एआई पर। आज हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट की पोयम 1 आवर कसारिना ट्री का पूरा और आसान एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस खूबसूरत कविता की रचयिता हैं तोरू दत्त, जो अपनी भावनात्मक और प्रकृति से जुड़ी कविताओं के लिए जानी जाती हैं। इस वीडियो में हम इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही इसका समरी, थीम, पोएटिक डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिटेल में समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आवर कसवारीना ट्री का आसान और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल लिपटते हुए खुरदरा तना, जिसमें गहरे निशानों की दरारें हैं। सीधे इन झकझोर देने वाले शब्दों से आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, बस इस कविता की पहली पंक्ति पर गौर कीजिए। ये किसी आम पेड़ का सीधा साधा वर्णन नहीं है, है ना? कवयित्री ने शब्दों से एक ऐसा चित्र खींचा है जो एकदम से आपका ध्यान खींच लेता है और सीधा दिमाग में छप जाता है। अब शुरुआत में ही इस अजीब से रूपक यानी इस अजगर वाली तुलना को समझना बहुत जरूरी है। एक विशाल बेल पेड़ के तने से लिपटी है और उसे सीधा एक अजगर कह दिया गया। पहली बार में सुनने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यही तो असली जादू है। कवयित्री ने बड़ी ही खूबसूरती से इस खतरनाक सी छवि को उलटकर उस पेड़ की बेहिसाब ताकत और जीवन की एक शानदार प्रतीक में बदल दिया है। मतलब वो पेड़ इतना मजबूत है कि वो इस अजगर का वजन भी पूरी शान से उठा रहा है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का विषय है तोरू दत्त की बेहद मशहूर रचना आवर कैसुरीना ट्री। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण बॉटनी क्लास या सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है। हम यहाँ प्रकृति के एक बेहद खूबसूरत वर्णन से सफर शुरू करेंगे और सीधे मानवीय दुखों और अमरता की खोज जैसी गहरी बातों तक जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। कविता के पहले 2 श्लोकों में जो जीवन का उत्सव मनाया गया है, जरा उससे देखिए। ये कैसुरीना का पेड़ कोई साधारण लकड़ी और पत्तों का ढांचा बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। डालियों पर लाल रंग के फूल गुच्छों में लटके हैं। पक्षियों और मधुमक्खियों की दिन भर महफिल सजी रहती है। और जरा उस भूरे लंगूर की कल्पना कीजिए, जो बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह शांत बैठा सूरज को निहार रहा है, जबकि उसके छोटे बच्चे नीचे डालियों पर बेफिक्र उछल कूद कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कोकिलाओं की आवाजें सुबह का स्वागत कर रही हैं और पेड़ की छांव में वाटर लिली ऐसे खिले हैं जैसे किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। एकदम परफेक्ट एनर्जी से भरा हुआ दृश्य। अब इस पूरी चहल पहल के बीच एक शब्द आता है, होर। इसका सीधा सा मतलब है भूरा या सफेद, जो उम्र और प्राचीनता को दर्शाता है। ये समझना इसलिए अहम है क्योंकि ये बताता है कि आसपास चाहे कितनी भी चंचलता हो, नया जीवन हो, वो पेड़ खुद बहुत पुराना और राजसी है। वह एक बेहद गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ वहां खड़ा है, जैसे समय का एक खामोश गवाह हो। चलिए, अब पेड़ की डालियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस शानदार दिमाग की बात करते हैं जिसने इन शब्दों को पिरोया है। तोरू दत्त इंडो एंग्लियन साहित्य की नींव रखने वाले सबसे अहम नामों में से एक। उनकी लेखनी में जो गहराई और ठहराव है ना, उसे पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें उनके जीवन के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। तोरू दत्त का जीवन जितना असाधारण था, उतना ही दिल तोड़ने वाला भी। 1856 में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ। अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, इन सब पर उनकी गजब की पकड़ थी। उनकी कविताओं में पूर्व और पश्चिम का जो सांस्कृतिक संगम मिलता है, वो सच में अद्भुत है। लेकिन सोचिए, जिस पेड़ का उन्होंने इतना लंबा और जीवंत वर्णन किया, उसके बिल्कुल उलट उनका अपना जीवन बहुत ही छोटा रहा। टीबी जैसी भयानक बीमारी की वजह से महज 21 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़ गईं। और उनके जीवन का यही दुखद सच इस पूरी कविता को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। 1876 के आसपास लिखी गई ये रचना सिर्फ प्रकृति की तारीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बचपन की सुनहरी यादों और सबसे बढ़कर उनके दिवंगत भाई बहनों अब्जू और अरू को दी गई एक बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि है। अचानक से वो पेड़ अब सिर्फ एक पौधा नहीं रहता, बल्कि हमेशा के लिए खो चुके अपनों का एक जीता जागता स्मारक बन जाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे पूरी की पूरी कविता एकदम से अपना रूप बदल लेती है।
एक तरफ हमारे पास वो भौतिक पेड़ है जिसके बारे में हमने अभी बात की, लाल फूल, लंगूर, खिले हुए कमल। लेकिन तभी एक झटके में यह दृश्य एक भावनात्मक पेड़ में बदल जाता है। अब ये पेड़ उन भाई बहनों का प्रतीक है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और पत्तियों की जो सरसराहट पहले प्रकृति का संगीत लग रही थी, वो अब एक शोक गीत बन जाती है। ये वो पल है जहां आंखों को दिखने वाली सुंदरता कानों को सुनाई देने वाले शोक में बदल जाती है। इन पंक्तियों को सुनिए। वह शोक गीत जैसी गुनगुनाहट क्या है जो मैं सुनती हूँ, जैसे कंकड़ वाले समुद्र तट पर लहरें टकरा रही हों। यहाँ आकर पूरा सुर ही बदल जाता है। पेड़ की पत्तियों के बीच से बहने वाली हवा अब सिर्फ कोई प्राकृतिक आवाज नहीं है, यह एक दर्द भरी पुकार है। एक ऐसी पुकार जो समुद्र की लहरों की तरह भारी है और लगातार गूंज रही है। यहाँ इस शब्द डर्ज लाइक पर थोड़ा गौर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी विलाप या शोक गीत के जैसा। कवयित्री को ऐसा महसूस होता है मानो वो पेड़ भी उनके दुख में शामिल हैं, उनके साथ रो रहे हैं। जब इंसान का मन गहरे दुख में डूबा हो तो उसे प्रकृति से कैसी रहस्यमयी और उदास आवाजें सुनाई देती हैं, ये उसका एकदम सटीक और बेजोड़ वर्णन है। और ये दुख, ये विलाप इतना ताकतवर है कि इसके लिए कोई भी सरहद मायने नहीं रखती। चाहे कवयित्री फ्रांस के तटों पर हों या इटली में, अपने घर से हजारों मील दूर होने पर भी उस कैसुरीना पेड़ का वो शोक गीत उनकी आत्मा को छू लेता है। उनका अवचेतन मन इतनी दूर बैठकर भी उस पेड़ की पुकार को एकदम साफ साफ सुन सकता है। इस एहसास को और गहरा बनाने के लिए यहाँ वाटर रेथ जैसे पुराने और रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी पौराणिक आत्मा मानी जाती है जो पानी में रहती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पूरी कविता में एक बहुत ही भूतिया या कह लें एक आध्यात्मिक सा माहौल बना देता है। ये दिखाता है कि प्रकृति और इंसान के बीच का जुड़ाव कितना गहरा और हमारी समझ से परे की चीज हो सकता है। अब हम इस पूरी रचना के मुख्य उद्देश्य पर आते हैं। यह श्लोक सच में इस कविता की आत्मा है। पेड़ को इसीलिए इतना सम्मान नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बहुत सुंदर या विशाल है, बल्कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो उन भाई बहनों का बहुत प्रिय था जो अब मृत्यु की कभी न टूटने वाली नींद में सो चुके हैं। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, ये असीम प्रेम और गहरे वियोग का एक बहुत ही निजी दस्तावेज है। चलिए अब देखते हैं कि कविता अपने अंतिम पड़ाव तक कैसे पहुंचती है। 5वें श्लोक में आते आते इसका दायरा बहुत विशाल हो जाता है। यहाँ कैसुरीना पेड़ की तुलना सीधे इंग्लैंड के बोरोडेल के उन अमर पेड़ों से की गई है। यहाँ कवयित्री जीवन के सबसे बड़े और सबसे भारी सच से आंखें मिला रही हैं। भय, कांपती हुई आशा, मृत्यु रूपी कंकाल और समय की परछाई, ये सारी अमूर्त चीजें यहाँ जैसे जिंदा होती हैं। और इन सब के बीच वो कैसुरीना का पेड़ स्मृतियों के एक मजबूत स्तंभ की तरह डटा रहता है। इन्हीं भारी भावनाओं के बीच वो एक ले यानी एक कविता या गीत समर्पित करने की बात करती हैं। उनका मकसद सिर्फ कोई अच्छी कलाकृति बनाना नहीं है, वो इस कविता को एक ढाल बनाना चाहती हैं। एक ऐसी ढाल जो उनके भाई बहनों और उस प्यारे पेड़ की यादों की हमेशा के लिए हिफाजत कर सके। और फिर आती हैं ये अंतिम पंक्तियां जिनमें इस कविता का सबसे गहरा संदेश छिपा है। और हालांकि ये कविता कमजोर है, जो तुम्हारी सुंदरता को बार बार दोहराना चाहती है, काश प्रेम तुम्हें विस्मृति के श्राप से बचाए। यहाँ वो खुद मान रही हैं कि उनकी कला की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन साथ ही उन्हें प्रेम की ताकत पर पूरा भरोसा है। समय हर चीज को मिटा देता है, यही तो विस्मृति का श्राप है, लेकिन यहाँ एक अटूट उम्मीद है कि सच्चा प्रेम इस श्राप को भी हरा सकता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल है जो मन में गूंजता रहता है, क्या वाकई कविता और प्यार में इतनी ताकत है कि वो मृत्यु और समय के असर को खत्म कर सके? क्या कला सच में विस्मृति के श्राप को मिटाकर खोए हुए लोगों की यादों को हमेशा के लिए अमर कर सकती है? तोरू दत्त का ये कैसुरीना पेड़ 125 से भी ज्यादा सालों बाद आज हमारे सामने बिल्कुल जिंदा है, जो शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्यार और यादें सच में कभी नहीं मरते। सोचिएगा इस बारे में।